अभी तक आपने सुना, शेर सिंह ने जब ये देखा कि नंदिनी उन लोगों पर भारी पड़ रही है तो उसने गन निकाल के उस पर निशाना लगाया। रुद्र ने ये देख लिया था, तभी गोली चलने की आवाज़ आई और रागिनी ने तेज से चिल्लाया, दीदी। अब आगे शेर सिंह ने जब नंदिनी पर गोली चलाई तो वो जाकर नंदिनी के बाजू पर लगी। वो देखकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने अपनी गन निकाल के शेर सिंह पर चला दी। रागिनी ये देखकर नंदिनी के पास भागी। नंदिनी को जख्मी देखकर शेर सिंह के आदमी उस पर वार करने लगे, पर इस लोग ने आकर उन सबको रोकते हुए नंदिनी की मदद की। ये देखकर रागिनी ने गन से उन सबको शूट करना शुरू किया और कुछ ही देर के अंदर सारे आदमी मारे गए थे। रुद्र ने शेर सिंह को पकड़ लिया था। जोरावर उस पर अपने आदमियों के साथ गन ताने खड़ा था। रागिनी ने आकर नंदिनी को संभाला और उससे तलवार लेकर उसे एक बड़े से पत्थर पर बैठा दिया। उसने तलवार ले जाकर कार में रखी और जल्दी से अपना स्कार्फ लेकर आई। उसने नंदिनी के घाव पर झील के ठंडे पानी को डाला और उस पर स्कार्फ बांध दिया। रुद्र ने उसके पास आकर कहा, नंदिनी जी, आप ठीक है ना? नंदिनी ने उसे देखकर सर हाँ में हिला दिया। वो उठी और रागिनी से अपनी तलवार लाने को कहा। रागिनी गई और तलवार लेकर आई। नंदिनी ने तलवार ली और शेर सिंह के सामने खड़ी होती हुई बोली, शेर सिंह, मारने तो तुम हम बहनों को आए, पर देखो इस वक्त तुम यहाँ खुद कैद हो, पर हम तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि तुम जाकर वीर से कहो कि मेरा पीछा करना छोड़ दे। हम उनकी बातों को कभी नहीं मानने वाले और उनसे बोल दो कि जो उन्होंने हमसे छीना है उसका बदला अभी हमने लिया नहीं है, इसलिए हमें मजबूर ना करें कि हम इस बार अपनी तलवार को रोक ना सके। उस बार हमने उन्हें चाची जी के लिए माफ़ किया था, पर इस बार नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा वो शांति से उस महल में रहें और आलीशान ज़िंदगी को जिएं और यहाँ हमें हमारी ज़िंदगी जीने दें। अब जाए यहाँ से। ये कहते हुए उसने जोरावर को उसे छोड़ने के लिए कहा। जोरावर ने उसके बगल में लगा खंजर निकाल के उसे गाड़ी में बैठने को इशारा किया। शेर सिंह गुस्से वाली नज़र लेकर घूरते हुए नंदिनी और रागिनी को देखा, गाड़ी में बैठ गया। रागिनी ने उसे पीछे से देखते हुए कहा, और सुन, वीर भाई जी से बोलना कि अगली बार इन चमचों को कुछ सिखा के भेजी। इनके अंदर अभी हमारे सामने खड़े होने की ताकत नहीं है और हो सके तो तुझे रिप्लेस करके कोई दूसरा रख ले, क्योंकि अब तुझ में वो दम नहीं रहा। जाकर हमारे महल की साफ सफाई कर, समझा? उसके ये बोलने पर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया और यहाँ से अभी जाना ही उसे ठीक लगा, इसलिए वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही नंदिनी की हालत ख़राब होने लगी और वो गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे आकर पकड़ लिया। नंदिनी को गोली लगने की वजह से चक्कर आ रहा था। रुद्र ने उसे गाड़ी में बैठाया और इस लोग को रागिनी, साहिल और उसके काका के साथ दूसरी गाड़ी में आने के लिए कहा। रुद्र गाड़ी लेकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। कुछ देर में सब हॉस्पिटल में थे। काका और नंदिनी को डॉक्टर देख रहे थे। काका के बाजू से गोली निकाल दी गई थी और नंदिनी को अभी डॉक्टर देख रहे थे। रुद्र साहिल को गोद में लिए बैठा था। श्लोक और रागिनी खड़े डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर में जब डॉक्टर साहब बाहर आए तो उन्होंने सबसे कहा, डोंट वरी, शी इज़ फाइन, आप लोग उनसे जाकर मिल लें। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही रुद्र, साहिल और बाकी सब के साथ अंदर गया। देखा तो नंदिनी लेटी हुई थी। उसे होश आ गया था। उसकी साड़ी पर जगह जगह खून के धब्बे थे जो अब हल्के सूख गए थे। साहिल उसके पास आकर बोला, आप ठीक हो ना? उसकी बात पर नंदिनी मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोली, जी हम ठीक हैं। रागिनी उसके पास आ गई और उसके गले लग के बोली, दीदी दोबारा ये मत करना, मेरे लिए आप सब कुछ है। छोटी, हम ठीक हैं, मत परेशान हो आप। ये कहते हुए उसने उसके आंसू साफ किए। नंदिनी ने उससे कहा, काका कैसे हैं, ठीक है ना? वो यही बोल रही थी कि तभी काका अंदर आए और उसे देखते हुए बोले, हम ठीक हैं बेटा, आप ठीक हो ना? उनकी बात पर नंदिनी ने उन्हें आंखों से इशारा कर हाँ बोल दिया। रुद्र ने सबको देखते हुए कहा, क्या कोई मुझे ये बताएगा कि ये सब क्या है और कौन थे ये लोग? आप सब हैं कौन? इस पर नंदिनी ने उससे कहा, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है, क्योंकि
अब आपके साथ उन्होंने मुझे भी देखा है, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी खतरे में आ गई है। तो इसलिए मुझे जानने की ज़रूरत है और मैं जान के रहूँगा। अब आप बता रही हैं या नहीं? रुद्र के ये बोलने पर रागिनी ने कहा, रुद्र जी, मैं बताती हूँ आपको। आप सबने हमारी मदद की, इसके बदले में सच तो आपको बता ही सकते हैं। मैं और दीदी इंदौर के राजा विक्रम सिंह सिसोदिया की बेटी राजनंदिनी सिंह सिसोदिया और रागिनी सिंह सिसोदिया हैं। ये सुनते ही रुद्र इस लोग उन्हें देखने लगे। रागिनी ने उन्हें देखकर आगे बताना शुरू किया। 7 साल पहले इंदौर रियासत, अप्रैल 29 तारीख, विक्रम सिंह सिसोदिया का आज जन्मदिन था। सारा महल उनके जन्मदिन की तैयारी में लगा था। उनके छोटे भाई जयचंद सिंह सिसोदिया जी सारे काम को खुद देख रहे थे। विक्रम जी की पत्नी का नाम गायत्री देवी था और इनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी राजनंदिनी थी, जिसने इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और अब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए तैयारी कर रही थी। वो अपने घर की पहली बेटी थी जो इंदौर से बाहर जाकर पढ़ना चाह रही थी और इसके लिए उन्होंने अपने पापा यानी विक्रम जी को मना लिया था। उनकी छोटी बेटी रागिनी अभी 12th क्लास में थी और इंदौर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती थी। बहुत शरारती और चुलबुली थी वो। उसकी शरारतों से सारा महल गूंज उठता था। जयचंद जी के 3 बच्चे थे, 1 लड़की और 2 लड़के। लड़की महल में सबसे बड़ी थी, जिनका नाम कालिंदी था। वो नंदिनी और रागिनी से भी बड़ी थी और इसलिए वो सबकी लाडली भी थी। पर कालिंदी बहुत ही शांत और सीधी लड़की थी। विक्रम का बड़ा बेटा था वीर, जो कि मिजाज से भी बहुत अक्खड़ था। उसके लिए रुतबा, पैसे बहुत मायने रखते थे। और लास्ट में था शिवाय, जो कि लंदन में पढ़ाई पूरी कर रहा था वकालत की। शिवाय के लिए फैमिली, उनकी खुशियाँ बहुत मायने रखती थी। नंदिनी और शिवाय में उम्र का फ़र्क था, पर दोनों में दोस्त जैसा रिश्ता था। लेकिन वीर में ऐसा कुछ नहीं था। उसने MBA करके अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया था और वो नंदिनी और रागिनी से चिढ़ता बहुत था। उसकी संगति भी गलत लोगों से थी, जिसके लिए विक्रम जी ने उसे बहुत बार सजा भी दी थी, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। जयचंद जी की पत्नी का नाम सुलोचना था, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों या नंदिनी रागिनी में कोई अंतर नहीं किया। वो सारे बच्चों को एक जैसा प्यार करती थी। उनके लिए सब एक जैसे थे, पर वीर से हमेशा खफा रहती थी। कालिंदी अपने कॉलेज पढ़ाने गई थी और नंदिनी बैठी गिफ्ट रैप कर रही थी। तभी रागिनी गुस्से में भुनभुनाते हुए अंदर आई और उससे बोली, दीदी, मैं बता रही हूँ, यहाँ के नौकर किसी काम के नहीं हैं, एक चीज़ ठीक से नहीं करते हैं। ये कहते हुए वो आकर बिस्तर पर बैठ गई। नंदिनी ने उसे गुस्से में देखा तो उससे बोली, क्या हो गया छोटी, क्यों आप इतना गुस्से में हैं? रागिनी ने कहा, मैंने इनसे कहा था 3 फ्लोर वाला रेड वेलवेट केक बनाना, शुगर फ्री, लेकिन इन लोगों को आता ही नहीं है। ना जाने कौन सा केक बना दिया इन लोगों ने। नंदिनी ने गिफ्ट अलमारी में रखते हुए कहा, अच्छा चलो आओ हम देखते हैं। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और ले जाने लगी। रागिनी उसके साथ किचन में चली गई। नंदिनी ने जब जाकर किचन में देखा तो वहाँ जले हुए ब्रेड के पीसेस पड़े हुए थे। उसने नौकरों से कहा, आप सब ये सारी चीज़ें हटा दें और मुझे सारा सामान लाकर यहाँ दें, मैं बना रही हूँ केक। ये बोलकर उसने अपने बालों को समेट के जूड़ा बनाया, अप्रेन पहना और केक बनाने लगी। रागिनी वहाँ बैठ के सेब खा रही थी। 2 घंटे में नंदिनी ने 3 फ्लोर का वेलवेट केक बना दिया था और उसमें डिज़ाइन भी कर दिया था। उसने रागिनी को दिखाते हुए कहा, लो बन गया आपका केक, चलो अब इसे ठीक से रख दो, शाम को इसे पापा के पास ले जाएंगे। वो ये बोल ही रही थी कि तभी कालिंदी उन दोनों को खोजती हुए वहाँ आ गई। उसने अंदर आते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? तभी उसकी नज़र केक पर गई। उसने उसे देख कर कहा, अरे वो इतना प्यारा केक, ये ज़रूर हमारी नंदू ने बनाया होगा। ये कहते हुए उसने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने अपने उतार के रखते हुए कहा, जी बिल्कुल ठीक समझा आपने, वैसे आप जल्दी आ गई आज। कालिंदी ने उन दोनों के साथ किचन से बाहर निकलते हुए कहा, हाँ आज बड़े पापा का जन्मदिन था और हमारे लेक्चर ख़त्म हो गए थे, इसलिए चले आए। ये कहते हुए वो कमरे में आई और रागिनी से दरवाज़ा बंद करने को कहा। रागिनी, दरवाज़ा बंद करो और चलो आओ, कुछ लाए हैं आपके लिए। रागिनी ने उसके कहने पर जल्दी से गेट बंद किया और आकर उन लोगों के साथ बिस्तर पर बैठ गई। कालिंदी ने पिज्ज़ा के 2 बॉक्स निकाल के ऊपर रखा तो रागिनी ने चिल्ला के कहा, अरे वाह दीदी, सच में
आप जान जाती हो कि मुझे क्या चाहिए होता है। ये कहते हुए उसने दोनों बॉक्स खोल के उस पर सॉस गिराना शुरू किया। कालिंदी और नंदिनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तीनों ने एक एक पीस जैसे उठाया वैसे ही दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया और तीनों एक दूसरे को देखने लगी। कालिंदी, नंदिनी और रागिनी तीनों ने जैसे पिज्ज़ा के पीस उठाए वैसे ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सुनकर तीनों हैरान हो गई। रागिनी ने कहा, ये जरूर माँ होंगी। लगता है आज फिर कालिंदी दीदी आप डांट खिलवा के रहोगी। अरे किसने कहा था इतने बड़े बड़े डिब्बे लाने की? ये देखो जरा, अब सब हम पर डाल दिया आपने। कालिंदी और रागिनी की बात सुनकर नंदिनी ने कहा, अरे आप दोनों बाद में बहस कर लेना, पर अभी ये सब हटाओ और छुपाओ ये सब। रागिनी, इसे अलमारी में डालो। और दीदी, हम दरवाज़ा खोलते हैं, आप चद्दर साफ करो। सब ने जल्दी से अपना काम किया और नंदिनी ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने गायत्री देवी जी खड़ी थी और उनके पीछे ही सुलोचना जी भी। उन्हें देखकर नंदिनी ने दांत दिखाते हुए कहा, माँ, चाची जी, आप दोनों यहाँ? क्या हुआ, कोई काम था? गायत्री देवी ने उसे हटा के अंदर आते हुए कहा, आप तीनों बताएं क्या चल रहा था वैसे, और ये दरवाज़ा बंद करके क्या हो रहा था? उनके पीछे सुलोचना भी अंदर आ गई थी। कालिंदी ने उन्हें देखकर कहा, अरे बड़ी माँ, हम तो बैठ के रात के लिए बातें कर रहे थे कि केक रेडी हो गया है और क्या करें बड़े पापा के जन्मदिन के लिए। आप बताएं, आपको कुछ काम था? गायत्री देवी ने कहा, ये महक कैसी है? क्या खा रहे थे आप तीनों? ये सुनते ही रागिनी हड़बड़ाहट में कहा, हम पिज्ज़ा नहीं खा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। बड़ी दीदी कुछ नहीं लाई हमारे लिए। उसके ये बोलते ही नंदिनी और कालिंदी ने अपने सर पीट लिए। गायत्री देवी ये सुनते ही बोली, क्या क्या बोला तुमने? पिज्ज़ा कहा? कालिंदी ने कहा, अरे बड़ी माँ, ये तो पागल है, ऐसे ही बोलती रहती है। कुछ नहीं लाए हम, कुछ भी नहीं है। गायत्री देवी ने तीनों की तरफ देखा और कहा, पर हमें कहीं से खुशबू आ रही है और ये खुशबू पिज्ज़ा की है। कौन लाया है पिज्ज़ा? नंदिनी ने कहा, अरे माँ, आप भी कहाँ पिज्ज़ा की बात कर रही हैं? बाहर का पिज्ज़ा खाए हमें सालों बीत गए। गायत्री देवी ने उसकी बात सुनकर मुंह बना के कहा, अभी पिछले महीने की 20 तारीख को आप तीनों ने पिज्ज़ा पार्टी की थी, और वो भी छुप के, जिसमें आप सब पकड़े गए थे। याद आया बेटा, या और याद दिलाऊं? ये सुनते तीनों एक दूसरे को देखने लगी। गायत्री देवी ने रागिनी को देखा जो अलमारी के पास खड़ी थी। उसे देखकर उन्होंने कहा, ये वहाँ क्यों खड़ी है? रागिनी हटते हुए बोली, मैं कहाँ वहाँ खड़ी हूँ? वैसे माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? कोई काम था क्या? हाँ, वो आज शाम के लिए आप सबके कपड़े लेकर आए हैं। जया, अंदर ले आओ सब कुछ। गायत्री देवी की ये कहते ही एक लड़की कुछ औरतों के साथ अंदर आई। उन लोगों ने 3 थाल लाकर बिस्तर पर रख दिया और वहाँ से चले गए। गायत्री जी ने कहा, इसमें आज रात के लिए आप सबके कपड़े और गहने हैं, यही पहन के आज आप सबको फंक्शन में आना है। और तुम रागिनी, खबरदार, जो तुम वो बेढंगे से कपड़े पहन के आई, चुपचाप से ये कपड़े पहन लेना और लड़की बन के आ जाना। ये बोलकर वो चली गई। सुलोचना भी उनके साथ चली गई। रागिनी ने जाकर दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से पिज्ज़ा के बॉक्स निकाल के कालिंदी और नंदिनी को देते हुए बोली, थैंक गॉड, माँ ने हमें इस बार नहीं पकड़ा, नहीं तो ना जाने इस बार क्या सज़ा देती। चलो अब खा लो। ये कहते हुए उसने जैसे एक बाइट खाई वैसे ही उनके पीछे से आवाज़ आई, कैसा है पिज्ज़ा? रागिनी ने खाते हुए कहा, बहुत अच्छा। पर तभी तीनों की आंखें बड़ी हो गईं। तीनों ने मुड़ के देखा तो गायत्री देवी और सुलोचना जी खड़ी थी। वो दोनों अंदर इसलिए आ गई थी क्योंकि रागिनी जल्दबाजी में सिर्फ दरवाज़ा बंद किया था, पर उसे लॉक नहीं किया था। जब तीनों ने गायत्री जी को देखा तो वो उन दोनों को घूर के देख रही थी और सुलोचना जी मुस्कुरा रही थी। गायत्री जी ने उनसे कहा, ये कहाँ से आया? रागिनी ने खाते हुए कहा, ये तो बड़ी दीदी लेकर आई हैं। मैंने तो मना किया था इनसे कि मत खाओ। माँ ने मना किया है, पर ये सुनती ही नहीं है। मुझे तो जरा भी नहीं पसंद है बाहर की चीज़ें। ये सुनते कालिंदी ने कहा, रागिनी की बच्ची, रुक बताते हैं आपको। जब नहीं पसंद है तो क्यों खा रही है? बड़ी माँ, मैं तो इन सब के लिए लाई थी। गायत्री जी ने आगे बढ़ के 2 पीस लेते हुए कहा, शाम को जल्दी आ जाना आप तीनों नीचे, नहीं तो आज शाम को आप तीनों रात में सिर्फ डेजर्ट खाने को मिलेगा। ओके बाय। लो सुलोचना, चलो। ये कहते हुए वो पिज्ज़ा खाते हुए बाहर चली आई। नंदिनी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, चलो, माँ ने कुछ नहीं कहा, अब जल्दी से खाओ और रेडी होने चलो, वरना अगर लेट हुए तो इस बार माँ ज़रूर सज़ा दे देंगी। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी खाने लगी।
तीनों ने खा के जब अपने अपने कपड़े और गहने देखे तो नंदिनी और कालिंदी को तो बहुत पसंद आए, पर रागिनी ने मुंह बना लिया और उससे बोली, मैं ये 12 हाथ की साड़ी पहन के नहीं जाने वाली। और ये गहने तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे झूमर को निकाल के बनाया गया है। ना बाबा, हम नहीं पहन सकते। तब तो तुम माँ से सजा पाने के लिए रेडी रहना, हम तो चले रेडी होने। ये बोलकर नंदिनी ने अपनी थाल उठाई और अपने कमरे में चली गई। रागिनी ने उसे देखकर कहा, लो ये तो चली गई डरा के, अब क्या करूँ मैं? हद है, बड़ी दीदी होकर कोई ऐसे डराता है, मुझे तो साड़ी पहनने भी नहीं आती। कालिंदी ने उससे कहा, डोंट वरी छोटी, हम हैं ना, हम आपको आज रेडी करेंगे, चलो आ जाओ। ये बोलकर उसने कुछ लड़कियों को बुलाया और उनसे रागिनी के बाल ठीक करने को कहा। सब लग गए रागिनी को रेडी करने में। रात का वक्त महल के अंदर काफ़ी अच्छी सजावट थी। धीमा म्यूजिक बज रहा था। वेटर गेस्ट को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। नंदिनी रेडी हो गई थी। उसने स्काई ब्लू कलर की सिल्क की साड़ी पहनी थी और गले में कुंदन का हार था और जूड़ा बना रखा था। बहुत प्यारी लग रही थी वो। नंदिनी रेडी होकर जब कालिंदी के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कालिंदी भी रेडी हो चुकी थी। उसने गुलाबी सिल्क की साड़ी पहनी थी और कुंदन का बड़ा सा हार, कंगन। उसने जब रागिनी को देखा तो उसने भी साड़ी पहन रखी थी। बहुत प्यारी लग रही थी तीनों ही। नंदिनी रागिनी को देखकर बोली, क्या बात है, आज हमारी छोटी सी गुड़िया कैसे हो गई? रागिनी ने मुंह बना के कहा, देखा, मुझे पता था दीदी मेरा मजाक जरूर उड़ाएंगी, मुझे नहीं पहनना ये सब। अरे बहुत प्यारी लग रही हैं आप छोटी। लाए मैं आपको नज़र का टीका लगा दूं, नहीं तो कहीं किसी राजकुमार ने हमारी छोटी सी राजकुमारी को देखकर नज़र लगा दिया तो। ये कहते हुए नंदिनी ने उसके कान के पीछे काजल का टीका लगा दिया। कालिंदी ने कहा, अच्छा चलो अब, नहीं तो बड़ी माँ यहीं आ जाएंगी। वो तीनों रूम से बाहर निकली तो किसी ने उन्हें पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, अरे ए राजकुमारियों की टोली कहाँ चली? भाई को भी देख लो। उन तीनों ने आवाज़ पर पीछे मुड़ के देखा तो वीर खड़ा था। कालिंदी ने उसे देखते हुए कहा, हम भाई को देखें तब ना, जब वो दिखाई दे। आप तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, आज सुबह से आप दिखाई ही नहीं दिए। वीर उनके पास आते हुए बोला, बस दोस्तों के साथ कहीं गया था और ऑफिस का काम था। वैसे आज ये हमारी जंगली बिल्ली कैसे खरगोश में बदल गई? किसने इसे ऐसे रेडी कर दिया? रागिनी ने कहा, मैं चाहे जैसे रेडी हूँ वीर भाई, पर हम अपने अंदर की जंगली बिल्ली को कहीं जाने नहीं देते। हाँ वो तो दिख रहा है, चलो अब बड़ी माँ वेट कर रही होंगी। ये बोलकर वो उन सब के साथ नीचे हॉल की तरफ चल दिया। वो चारों जब वहाँ आए तो वहाँ पर जयचंद और सुलोचना पहले से ही थे। गायत्री जी और विक्रम जी अभी आए नहीं थे। सुलोचना ने चारों को देखकर जयचंद से कहा, काश सिवाय भी यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं जी, अगली बार वो यहीं रहेगा तो आपकी ये शिकायत भी खत्म हो जाएगी। जयचंद ने बोला ही था कि तभी रागिनी ने आकर कहा, क्या हुआ, कहीं आप दोनों चुपके चुपके कहीं घूमने जाने का प्लान तो नहीं बना रहे? क्या पता क्वालिटी टाइम बिताना हो आप दोनों को, तो सोचिए यही मौका निकाल लेते हैं। उसकी इस बात पर सुलोचना ने उसके सर पर मारते हुए कहा, ये छोरी तो बस उल्टा ही सोचती है, ना जाने कब बड़ी होगी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी विक्रम जी गायत्री देवी के साथ आते हुए दिखे। वो दोनों जैसे आए वैसे ही तीनों राजकुमारी वहाँ से चली गईं। विक्रम जी जब आकर खड़े हुए गायत्री देवी के साथ तो सबने तालियां बजा। तभी कालिंदी और नंदिनी ट्रॉली पर केक लेकर आ रहे थे और रागिनी अपने हैंडी कैम को हाथ में लिए शूट कर रही थी। रागिनी ने म्यूजिक वाले को हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक बजाने के लिए कहा तो उन्होंने बजा दिया। सबकी नज़र जब नंदिनी और कालिंदी पर गई तो सब तालियां बजाने लगे और उन दोनों ने केक लाकर विक्रम जी और गायत्री जी के सामने रख दिया। नंदिनी ने विक्रम जी को देखकर कहा, हैप्पी बर्थडे पापा, ये हम तीनों की तरफ से आपके लिए। विक्रम जी ने तीनों को सीने से लगाते हुए कहा, थैंक्स मेरी प्यारी राजकुमारियों, वैसे ये वेलवेट केक हमें बहुत पसंद है और आज तो आपकी माँ हमें मीठा खाने से मना भी नहीं करेंगी क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है, वरना तो रोज़ अपनी आंखें दिखा देती हैं। उन्होंने जैसे ये कहा वैसे ही गायत्री जी ने उन्हें कोहनी मार दी, जिसे देखकर तीनों हंसने लगे। नंदिनी विक्रम जी को देखकर बोली, ये शुगर फ्री है, आप आराम से खा सकते हैं, आज माँ आपको नहीं डांटने वाली है। ये बोलकर वो दूर गई और कालिंदी ने उसे आर्टिफिशियल नाइफ दे दिया। विक्रम जी ने गायत्री का हाथ पकड़ के उसे भी अपने साथ केक काटने को कहा। दोनों ने मिलकर जैसे केक कट किया
वैसे सर के ऊपर लगा बड़ा सा बलून फूट गया और उनके सारे स्पेकुलर्स उन पर गिरने लगे। विक्रम जी ने सबसे पहले केक गायत्री जी को खिलाया और उसके बाद सबको, पर जब वीर को खिलाने की बारी आई तो तभी किसी ने तेज आवाज़ में कहा, राजा विक्रम सिंह सिसोदिया जी, मुझे इंसाफ चाहिए। सब ने उस आवाज़ पर नज़र उठा के देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी, एक बूढ़े आदमी के साथ। विक्रम जी जैसे वीर को केक खिलाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही एक लड़की ने आकर उन्हें रोक दिया और इंसाफ की मांग की। ये देखकर वहाँ खड़े सभी बातें करने लगे। वीर उस लड़की को देखकर गुस्से में आ गया। विक्रम जी ने केक का टुकड़ा नीचे रखा और उसकी तरफ मुड़ के बोले, क्या हुआ आपके साथ? और रामदीन, आप इस तरह से इस वक्त यहाँ अपनी बेटी के साथ क्यों आए हैं? हमें बात बताइए। उस लड़की ने हाथ जोड़ के राजा साहब से कहा, राजा साहब हमें माफ़ कर दें, इस वक्त आपकी खुशियों को भंग करने चले आए, पर हम मजबूर थे। ये मेरे पिता हैं, इन्हें आप जानते ही हैं, 22 साल से ये आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इनके साथ मेरी माँ भी काम करती है। आज वो ICU में है क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया है। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस उस इंसान को सज़ा दिलवाने आई हूँ जिसने उन्हें मारा है और उनकी हालत ऐसी करती है। राजा साहब ने उसे देखते हुए कहा, कौन है वो इंसान? नाम बताओ आप हमें, हम इंसाफ जरूर करेंगे आपके साथ। लड़की ने वीर की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, साहब आप इंसाफ कर तो पाएंगे ना, कहीं आप बेगुनाह को सज़ा ना दे दें। इस पर राजा साहब ने कहा, आज तक इस महल में इंसाफ होता आया और आज भी होगा। मुजरिम कोई भी हो, हम उसे सज़ा ज़रूर देंगे। बताओ आप। तो वो इंसान और कोई नहीं वीर साहब है, जिन्होंने आज मेरी माँ को मारा है और उसे फैक्ट्री में मरता हुआ छोड़ के चले आए। ये कहते ही उसकी तरफ सब देखने लगे। वहाँ आए मेहमान आपस में बातें करने लगे। सुलोचना जी ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, बेटा आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरा वीर ऐसा नहीं कर सकता। उस लड़की ने उन्हें वीर के हाथ से गिरे ब्रेसलेट दिखाते हुए कहा, ये रहा सबूत, और बाकी फैक्ट्री वाले तो बोलेंगे नहीं क्योंकि वीर साहब राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके जुल्मों से लोग डरते हैं, इसलिए मुझे अकेले आने पड़ा। पर मुझे पता था आप सब मानेंगे नहीं, इसलिए इनका ब्रेसलेट जो मेरी माँ को मारते हुए गिर गया था वो मैं अपने साथ ले आई हूँ। उसने ये कहते हुए वीर के नाम का सोने का ब्रेसलेट सबको दिखाया। सुलोचना ने आगे बढ़ के उस ब्रेसलेट को देखा तो वो वही ब्रेसलेट था जो उसने वीर को उसके जन्मदिन पर तोहफे के तौर पर दिया था। विक्रम जी ने सुलोचना से पूछा, सुलोचना क्या ये वीर का ब्रेसलेट है? जी बड़े भाई साहब, ये वीर का ही ब्रेसलेट है। उसके ये कहते ही विक्रम जी की नज़र वीर पर चली गई। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं वीर? वीर ने कहा, ये साहब झूठ बोल रही हैं। अरे मेरा ब्रेसलेट कहीं गिर गया होगा और इसने उठा लिया होगा, और अब जब इसकी माँ को किसी और ने मारा होगा तो आ गई होगी पैसे ऐंठने। आप इन छोटे लोगों को जानते नहीं हैं बड़े पापा। उसके इतना कहते ही उस लड़की ने गुस्से में कहा, वीर साहब यह आप में होगा, हम गरीब जरूर हैं पर इतने भी नहीं कि किसी के सामने हाथ फैलाएं। और रही बात झूठ बोलने की तो वो आपको देख के साफ पता चल रहा है, जहाँ मैं बेखौफ बोल रही हूँ और आप लड़खड़ा के बोल रहे हैं। सच्चाई की जुबान हमेशा सटीक होती है वीर साहब, वो यूँ लड़खड़ाया नहीं करती। राजा साहब आप चाहें तो हॉस्पिटल चल के देख सकते हैं, इन्होंने कितनी बुरी तरह मेरी माँ को मारा है और उसकी हालत कैसी है। उसकी बात सुनकर विक्रम जी ने कहा, ठीक है हम आपके साथ चलेंगे और इस मामले को जांच कर इंसाफ करेंगे। ये बोलकर उन्होंने वहाँ आए सारे गेस्ट को हाथ जोड़ के विनती करते हुए कहा, आप सब प्लीज़ खाना खाए बिना मत जाना और आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। आप सब यहाँ आए और ये सब हो गया, हम आशा करते हैं आप सब इससे बुरा ना माने। ये बोलकर वो जयचंद, वीर और गायत्री के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उनके साथ वो लड़की भी गई थी। अब महल में मेहमान के साथ कालिंदी, रागिनी, नंदिनी और सुलोचना जी ही रह गई थी। कालिंदी ने सुलोचना के पास आकर कहा, माँ आप परेशान ना हो, बड़े पापा गए हैं ना, वो ज़रूर इंसाफ करेंगे। सुलोचना ने उसे देखते हुए कहा, इसी बात का तो डर है कि भाई साहब कभी भी बुरे का साथ नहीं देते और आपके भाई जी कैसे हैं वो आप सब जानती हैं। हमें पता है वो लड़की झूठ नहीं बोल रही है, बस डर इस बात से रहे हैं कि आखिर भाई साहब उसे क्या सज़ा देंगे। देखो माँ, अब ये तो वीर को सोचना चाहिए। हर बार बड़े पापा उसकी गलतियों को आपके और पापा की वजह से माफ़ कर देते हैं, पर इस बार उसने फिर गलती की और वो भी बड़ी।
हम इसमें कुछ नहीं कर सकते इस बार, इसलिए आप खुद को तकलीफ ना दें। चलें, गेट्स को हमें ही देखना है, चलो चलें। ये कहते हुए वो उसके आंसू साफ करते हुए गेस्ट के पास चली आई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब राजा साहब पहुंचे तो सारे डॉक्टर और वहां काम करने वाले लोग आकर के खड़े हो गए। उन्होंने जाकर उन सबको काम करने को कहा तो सब चले गए। राजा साहब रामदीन और उस लड़की के साथ आईसीयू की तरफ जाने लगे। वीर के चेहरे पर घबराहट थी। वो अपनी रुमाल निकाल के पसीना साफ कर रहा था। जब सब सेकंड फ्लोर पर पहुंचे तो वहीं पर रामदीन को डॉक्टर साहब मिल गए, जिन्होंने उसे देखकर कहा, रामदीन जी, आप कहाँ चले गए थे? आपकी पत्नी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। ये सुनते ही रामदीन और उसकी बेटी आईसीयू की तरफ भागे। जब वो लोग आईसीयू में आए तब तक रामदीन की पत्नी मर चुकी थी। उनके अंदर आते ही नर्स ने उससे कहा, सॉरी सर, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही रामदीन और उसकी बेटी टूट गए और रोने लगे। राजा साहब और गायत्री जी ये सुनकर शॉक्ड थे। रामदीन की बेटी ने गुस्से में वीर को देखा और उसकी कॉलर पकड़ के उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोली, तूने मारा है मेरी माँ को, तूने जान ली है उसकी, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। जयचंद ने ये देखकर उस लड़की से वीर को छुड़वाया और दूर किया। राजा साहब ने ये देखकर उस लड़की से कहा, देखो कीर्ति बेटा, हम जानते हैं कि आपको अपनी माँ के मरने का बहुत दुख है, पर इस तरह आपा खो देना ये ठीक बात नहीं है। हम मानते हैं वीर ने ऐसा किया है और इसके लिए मैं इसे सज़ा भी दूंगा, पर आप खुद को संभालें और साथ में अपने पिता को। कीर्ति ने उन्हें देखते हुए कहा, राजा साहब, मुझे आपसे कोई इंसाफ नहीं मांगना, क्योंकि अब इस इंसान के पापों का इंसाफ ऊपर वाला करेगा, और जब वो इंसाफ करता है तो कुछ नहीं देखता है। मेरी दुआ है कि आपके घर के इस चिराग की मौत ऐसी हो कि हर देखने वाला इसकी मौत देखकर कांप जाए और कोई भी गलती करने से पहले 100 बार सोचे। अब आप सब जा सकते हैं, चले जाएं आप सब लोग यहाँ से। ये कहते हुए वो अपनी माँ के पास आ गई। राजा साहब सबके साथ दुखी मन से महल वापस चले आए, पर रामदीन के हॉस्पिटल का सारा बिल वो भर के आए थे। उन्होंने उसकी पत्नी के क्रियाकर्म के लिए भी पैसे दिए थे, पर उन्हें दुख था कि वो कीर्ति की माँ को नहीं बचा सके थे, और गुस्सा भी कि ये सब वीर ने किया था। जब वो महल पहुँचे तब सारे गेट्स जा चुके थे और सुलोचना के साथ सब हॉल में बैठे इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही सुलोचना ने पूछा, क्या हुआ, क्या पता चला? उसके ये पूछने पर गायत्री जी ने उससे कहा, सुलोचना, कीर्ति की माँ मर गई जब तक हम वहाँ पहुँचे, और ये सब वीर की वजह से हुआ। ये सुनते ही सुलोचना ने वीर से गुस्से में कहा, कब तक, आखिर कब तक तुम हम सबको यूँ शर्मिंदा करते रहोगे? हर बार बड़े भाई साहब तुम्हें समझा के छोड़ देते हैं और हर बार तुम कोई ना गलती करके चले आते हो, पर इस बार तुम्हें कोई माफ़ नहीं मिलेगी। इस पर विक्रम जी ने बुझे आवाज़ में कहा, हमसे बड़ी सज़ा की मांग तो उस लड़की ने भगवान से कर दी सुलोचना। उस लड़की ने इसे बद्दुआ दे डाला कि इसकी मौत ऐसी हो जैसी किसी की ना हुई हो। अब हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए। धीरे धीरे सब अपने कमरे में चले गए। सुलोचना ने वीर से कहा, मुझे नहीं पता वीर तुम कैसे हो गए ऐसे, पर अब मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। ये बोलकर वो भी चली गई। सबके जाने के बाद जयचंद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर उसके कमरे में आ गया। वीर ने जयचंद को देखते हुए कहा, अब प्लीज़ डैड, आप मुझे लेक्चर मत देना, सुबह से बहुत हो गया। जयचंद ने उसके सर पर मारते हुए कहा, अरे ओ पागल, जिसने कहा था तुझे उस औरत को इतना मारने के लिए, मारना ही था तो थोड़ा सोच समझ के मारा होता। मैं तुझे इस गद्दी पर बैठाना चाहता हूँ और तू है कि बड़े भाई साहब के सामने खुद को गिराता चला जा रहा है। अगर आज मैंने उस औरत को वहीं नहीं मरवा दिया होता तो ना आज तुम इस महल से ज़रूर बाहर गए होते। प्लीज़ बेटा, ऐसा कुछ भी करने से पहले सोच लिया करो और मुझे बता दिया करो, ताकि मैं मामले को महल के बाहर तक रखूं, यहाँ तक ना आने दूं। वीर ने उसे कहा, ओके डैड, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, और होगा तो मैं बता दूंगा। और आप ये मत भूलें कि हमारे यहाँ पर बड़े को गद्दी मिलती है, तो मुझसे बड़ी नंदिनी दीदी और कालिंदी दीदी है। मत भूलें कि ये गद्दी उन दोनों की होगी, मेरी नहीं। इस पर जयचंद ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, कालिंदी की शादी हो जाएगी और नंदिनी की भी। उसके बाद कैसे भी करके मैं ये रियासत तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम इस गद्दी के हकदार बन जाओगे। पर पहले खुद को सुधारो, नहीं तो सच में तुम्हारे हाथों से गद्दी चली जाएगी। ओके डैड, मैं कोशिश करूँगा। ये बोलकर वीर बिस्तर पर लेट गया। चल सो जा,
मैं जाऊं देखूं तेरी माँ को, वो भी गुस्से में गई है। ये बोलकर वो बाहर चला आया। सुबह का वक्त महल। आज संडे था तो सब घर पर थे और सुबह से नंदिनी ने अपना लैपटॉप को लेकर बैठी थी, क्योंकि आज एंट्रेंस एग्ज़ाम की तारीख आने वाली थी और उसका एडमिट कार्ड भी। वो बहुत परेशान थी। तभी रागिनी उसके पास आई और उससे बोली, दीदी, कालिंदी दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही हैं सुबह से। आज हम सब बाहर शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, ना जाने कहाँ भाग गई वो। नंदिनी ने तभी जोर से चिल्लाया, यस, मेरे एग्ज़ाम की डेट आ गई और मैं 6 मई को दिल्ली जा रही हूँ और देखना मेरा इसमें हो जाएगा और मैं वहीं पढ़ूंगी। मेरा सपना पूरा होगा। ये कहते हुए उसने रागिनी के सारे बाल बिगाड़ दिए, जिसे देखकर रागिनी ने कहा, दीदी ये क्या है? आपको पता है ना मैंने कितनी मुश्किल से अपने बाल संवारे थे, फिर भी आपने। नंदिनी ने रागिनी का हाथ पकड़ कर उसे कालिंदी के कमरे में ले जाते हुए कहा, चल दीदी को बताते हैं। ये कहते हुए वो उसे कालिंदी के कमरे में ले गई। जब वो कमरे में आई तो उसने देखा कालिंदी कोई किताब लिए बैठी थी। उसे देखकर हंस रही थी। नंदिनी ने एकाएक अंदर आते हुए कहा, दीदी पता है आपको? उसके ऐसे अचानक से अंदर आने पर कालिंदी डर गई और किताब जल्दी से बंद कर उठने लगी तो किताब से कुछ निकल के कारपेट पर गिर गया। रागिनी ने उस चीज़ को गिरते हुए देख लिया था। नंदिनी तो खुशी से पागल हो रही थी तो उसका ध्यान नहीं गया। कालिंदी ने नंदिनी से कहा, क्या हो गया? लगता है आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई, तभी आप इतनी खुश हो रही हैं। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और हम 6 को दिल्ली जाएंगे, आप भी साथ चलना। नंदिनी की बात पर कालिंदी ने कहा, बिल्कुल। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि इतने में रागिनी ने कहा, ये फ़ोटो क्या हमारे होने वाले जीजा जी की है? उसके ये कहते ही नंदिनी और कालिंदी ने उसकी तरफ देखा। जब रागिनी ने फ़ोटो लेकर ये कहा कि ये शायद हमारे जीजा जी की तस्वीर है तो कालिंदी और नंदिनी दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे। कालिंदी फ़ोटो लेने उसकी तरफ बढ़ी तो रागिनी तस्वीर लेकर पीछे हट गई और उससे बोली, हैंडसम तो है, वैसे नाम क्या है इनका? ये कहते हुए उसने तस्वीर नंदिनी को दे दिया। नंदिनी ने देखकर कहा, वाह दीदी, आप तो बड़े वाले छुपे रुस्तम निकले। कहाँ मिली आप इनसे? कब से शुरू है सब कुछ और क्या नाम है इनका? कालिंदी ने लपक के उससे तस्वीर ले ली और अपनी किताब में वापस रख दिया। रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, बताओ ना दीदी, क्या नाम है? कब मिले आप इनसे? कालिंदी ने उन दोनों के पूछने पर कहा, 1 साल हो गया है हमें मिले। इनका नाम राघवेंद्र है, शिमला में रहते हैं, वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे तो तब एक रेस्टोरेंट में गलती से मुलाकात हुई थी, फिर हम मिलते रहे और मैं इनसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही नंदिनी ने कहा, मतलब ये किसी राजघराने से नहीं है? उसके इस सवाल पर कालिंदी ने नाम में सिर हिला दिया। ये देखकर उन दोनों ने परेशान से चेहरे बना लिए। नंदिनी ने उससे कहा, दीदी आपको पता है ना कि हमारे ख़ानदान में आज तक जितनी भी शादियाँ हुई हैं वो राजघराने में हुई हैं और पापा तो कभी नहीं मानने वाले, तो आपने क्यों किया ये? कालिंदी ने कहा, अब दिल पर जोर तो नहीं होता ना नंदू, पर मैं एक बार बड़े पापा से बात करूँगी, फिर आगे देखते हैं। अच्छा अब चलो, रेडी हो, हमें जाना है शॉपिंग पर। ये बोलकर उसने बुक को बुक शेल्फ में रख दिया। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। नंदिनी का एग्ज़ाम हो चुका था और रिजल्ट भी आ गया था। उसने एग्ज़ाम पास कर लिया था और उसके एडमिशन हो गए थे। 3 दिन बीत गए थे। कालिंदी ने जब विक्रम जी से बात किया राघव के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि राजघरानों के नियम किसी के लिए नहीं बदलते हैं, इसलिए उसकी शादी राघव से नहीं हो सकती। इस बात का फ़ायदा वीर ने उठाया। उसे पता था कालिंदी को अगर रास्ते से हटाना है तो उसे विक्रम जी की नज़रों से गिराना होगा। उसने कालिंदी से जाकर कहा, दीदी बड़े पापा ने ये गलत किया। नंदिनी दीदी को तो भेज दिया दिल्ली पढ़ने पर, आपके लिए तो वो नियम नहीं बदल पाए। वैसे जो भी कहो, अपनी बेटी अपनी होती है, पर मैं आपका साथ दूंगा क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हैं और मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी शादी उनसे ही हो जिसे आप चाहती हैं। उसके ये बोलने पर कालिंदी ने उदास होते कहा, पर यह कैसे मुमकिन है? बड़े पापा तो मानने से रहे। अरे उनकी फ़िक्र आप मत करो, एक बार आपकी शादी हो जाए फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें मानना ही पड़ेगा। आप कहो तो मैं वकील से बात करूं। वीर की इस बात पर कालिंदी ना जाने कैसे मान गई और हाँ कर दिया। वीर को चाहिए था वो उसे मिल गया था। कालिंदी ने राघव को भी मना लिया था कोर्ट मैरिज के लिए। वीर ने दोनों की शादी करा दी। पर जब ये बात महल में सबको पता चली तो सब हैरान हो गए थे। वीर को जो चाहिए था वो कालिंदी को उस महल से निकालना, और वो विक्रम जी ने कर दिया। उन्होंने उसे महल छोड़ जाने के लिए कह दिया था।
कालिंदी राघव के साथ शिमला वापस चली गई। नंदिनी को जब ये बात पता चला तो उसके पेपर चल रहे थे। उसने पेपर के बाद तुरंत जाने का फैसला किया। शिवाय को जब ये पता हुआ तो उसने भी इंडिया आने का फैसला किया। इधर वीर इन सब से खुश होकर बार में शराब पी ही रहा था। उसे जो खुशी मिली, तभी बार के मालिक ने आकर कहा, सर बार बंद होने वाला है। उसके ये बोलते ही वीर ने बची हुई बोतल को हाथ में लिया और बाहर निकल आया। वो नशे की हालत में गाड़ी में बैठा और महल के लिए निकल गया। वो नशे में गाड़ी ड्राइव करते जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी के आगे कोई लड़की आ गई। उसने जब उस लड़की को देखा तो वो कीर्ति थी, जो इस वक्त कहीं से आ रही थी। वीर उसे देखते ही पुरानी बातों को याद करने लगा। वो गाड़ी से निकला और उसे देखते हुए बोला, वाह क्या किस्मत है, आज मैंने एक से बदला लिया और देखो एक और आ गई। कीर्ति ने उसकी बात पर कहा, आप नशे में हैं इसलिए शायद दिमाग से सोच के नहीं बोल रहे हैं। मुझे कुछ भी हुआ हो तो राजा साहब आपको छोड़ेंगे नहीं। उसका इतना कहना ही था कि वीर ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींचते हुए कहा, आज यहाँ मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और रही बात राजा साहब के पास इन सब की खबर जाने की, तो इस बार मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उसे ले जा कर के वहाँ से चला गया। कीर्ति ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर नशे की हालत में भी वीर काफ़ी हिम्मत रखे हुए था। वो कीर्ति को लेकर वहाँ से निकल गया। सुबह का वक्त महल। राजा साहब जब खाने की टेबल के पास आए तो वहाँ वीर नहीं था। उन्होंने सुलोचना से पूछा, सुलोचना कहाँ है वीर? कल रात खाने पर नहीं थे, आज सुबह नाश्ते पर नहीं है, वो महल में है भी या नहीं? सुलोचना ने नाश्ता लगाते हुए कहा, आ गया है भाई साहब, पर सो रहा है। हमने भेजा है नौकर को बुलवाने के लिए, अभी आता होगा। वो ये कह ही रही थी कि गायत्री और रागिनी भी चले आए। जयचंद भी नाश्ते के लिए आ गया था। तभी नौकर ने आकर कहा, मालिक रामदीन की बेटी आई है। ये सुनते ही राजा साहब ने कहा, इतनी सुबह वो यहाँ क्यों आई है? ये कहते हुए वो सबके साथ महल के बाहर जाने लगे। तब तक वीर भी उठ गया था। उसने जब सबको बाहर जाते हुए देखा तो नौकर से पूछा, क्या हुआ, सब बाहर क्यों जा रहे हैं? छोटे मालिक, वो रामदीन की बेटी आई है। इतना बोलकर वो चला गया वहाँ से। ये सुनकर वीर के होश उड़ गए। उसने खुद से कहा, पर मैंने तो। वो इतना कहते हुए जल्दी से बाहर गया। राजा साहब बाहर पहुँचे तो रामदीन की बेटी हाथ में खंजर लिए खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बहुत बुरी हालत थी उसकी। उसे ऐसे देखकर सब घबरा गए। राजा साहब ने एक नौकर से बोला कि वो आकर किसी चीज़ से इसका शरीर ढके। एक नौकरानी गई उनके कहने पर और शॉल ले आई, पर कीर्ति ने उसे गुस्से में उठा के फेंक दिया और सब की तरफ देख के बोली, क्या हुआ राजा साहब, आपको मेरी हालत देखी नहीं जा रही है? आज मैं आपसे कोई इंसाफ मांगने नहीं आई हूँ, क्योंकि अब इंसाफ होगा। जिसने मेरे साथ ये किया वो आपके घर का चिराग है, पर मेरी हाय है कि वो इसी कुल के नाश करेगा। जिस गुरूर में वो आज है वो गुरूर टूटेगा और उसे तोड़ेगी एक औरत। उसे मारने वाली भी एक औरत ही होगी। उसने आज जिस औरत के मान भंग किया है, खुद के लिए उसे कमज़ोर समझ के एक दिन वही औरत उसके अहंकार को मारेगी। ये गिड़गिड़ाएगा पर उसकी भी सुनने वाला कोई नहीं होगा। ये मरेगा। ये कहते हुए उसने उसी खंजर से खुद के गले पर वार किया और मर गई। ये देखकर राजा साहब के साथ सबका दिमाग हिल गया। इस पर राजा साहब का गुस्सा पर बर्दाश्त से बाहर हो गया। उन्होंने पीछे खड़े वीर को देखा और उसे कॉलर से पकड़कर बाहर लाते हुए बोले, आज जो गुनाह आपने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए आज हम माफ़ी भी नहीं करेंगे। तुम्हें मौत नहीं, जिल्लत भरी जिंदगी नसीब करेंगे जो आज तक किसी को ना मिली हो। इस पर जयचंद ने कहा, बड़े भाई साहब माफ़ कर दें, अपने गुस्से पर काबू रखें, नादान है। पर इस बार राजा साहब का गुस्सा बढ़ गया था। उन्होंने जयचंद की बात भी नहीं सुनी और नौकरों को हुक्म दिया कि इसे घोड़े से बांध के पूरा रियासत घूमो, सब इसे मारेंगे और अगर जिंदा बच जाए तो ले जाकर इसे रियासत के बाहर फेंक दो। उसके ये कहते ही नौकरों ने उसे पकड़ लिया। वीर ने राजा साहब से कहा, बड़े पापा हमें माफ़ कर दें, हम अगली बार ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दें। पर राजा साहब ने उसकी एक नहीं सुनी। आज सुलोचना ने भी राजा साहब से कुछ नहीं कहा था। वीर को घोड़े से बांध दिया गया और उसे जैसा कहा गया था पूरी रियासत में घुमाया गया और जिंदा था इसलिए उसे रियासत के बाहर छोड़ दिया गया। इस बात को 2 हफ्ते बीत रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वीर कहाँ है। नंदिनी और शिवाय भी वापस आ चुके थे।
उन्हें जब वीर के बारे में पता चला तो हैरान थे। राजा साहब को नंदिनी ने समझाया कि कालिंदी दीदी को वीर ने ही उकसाया था ऐसे शादी करने के लिए, वरना कालिंदी ऐसा नहीं करती। उसके समझाने पर राजा साहब मान गए। उन्होंने कालिंदी से बात किया और उससे मिलने आने के लिए बोला। कालिंदी ने कहा कि वो सावन के मेले के वक्त राघव के साथ आकर मिलेगी। सब इंतजार कर रहे थे सावन के आने का, क्योंकि कालिंदी से मिले बहुत वक्त बीत गया था। सिवाय वापस चला गया था क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे। नंदिनी अभी यहाँ रुकने वाली थी। देखते देखते वक्त बीता और सावन आया, पर कालिंदी नहीं आ पाई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसके लिए राघव ट्रैवल नहीं करना चाहता था। यूँ कहो उसे कालिंदी की फिक्र थी। तो राजा साहब ने भी उन्हें बच्चे के जन्म के बाद आने को कहा। नंदिनी वापस दिल्ली चली गई थी। रागिनी के भी बोर्ड एग्ज़ाम तो थे भी तैयारी में लग गई, पर इस बीच वीर का कोई ना पता चला और न किसी ने पता करना चाहा। पर सुलोचना माँ थी, इसलिए वीर को याद करके उसके आंसू निकल आते थे। पर जब उसका गुनाह याद आता तब वो आंसुओं को साफ कर लेती थी। वक्त अपनी रफ्तार में बीते जा रहा था। 1.5 साल निकल गया था। कालिंदी माँ बन गई थी। वो इंदौर आ रही थी। इंदौर में भी उसके आने की बहुत तैयारियां चल रही थी। नंदिनी भी वापस इंदौर आ गई थी। रागिनी के पेपर हो गए थे और वो फ्री थी। सब जगह सजावट हो रहा था। कालिंदी जब इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो महल से गाड़ी खड़ी थी। राजा साहब और जयचंद उसे लेने आए थे। कालिंदी इंदौर एयरपोर्ट पहुंच गई थी। राजा साहब और जयचंद उसे लेने आए थे। उन्हें देखकर कालिंदी बहुत खुश थी। राजा साहब ने अपने नाती को गोद में लिया और सबको लेकर महल की तरफ बढ़ गए। राघव पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। वैसे उसके गार्ड्स हमेशा उसके साथ रहते थे, पर आज नहीं थे। उसने उन्हें लाना जरूरी नहीं समझा था। बस राघव अपनी दाई माँ कालिंदी और बच्चे के साथ आया था। राजा साहब कालिंदी से बात करते हुए महल की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी एक सुनसान रास्ते पर उनकी सबसे आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट हो गई और ये देखकर बाकी सारी गाड़ियां रुक गई। कालिंदी और राघव को अंदर बैठने को कहकर राजा साहब बाहर निकले। उन्होंने गार्ड्स के साथ बाहर निकल के देखा तो आगे की गाड़ी बहुत बुरी तरह ब्लास्ट हुई थी। दाई माँ ने कहा, बहू रानी ये सब क्या है? कालिंदी ने कहा, दाई माँ लगता है बड़े पापा का कोई दुश्मन है। आप चीकू को पकड़ें, हम देखते हैं। ये कहते हुए उसने बच्चे को उनके हाथ में दे दिया। दाई माँ बच्चे को लेकर बैठ गई। राघव ने उससे कहा, आप रुके, मैं बड़े पापा के पास जाता हूँ। वो ये बोल ही रहा था कि तभी गोलियां चलने लगी और राजा साहब देखते देखते गोलियों से छलनी हो गए। ये देखकर कालिंदी बहुत जोर से चिल्लाई, बड़े पापा! जयचंद वहीं खड़ा था पर उसे एक भी गोली नहीं छुई। राघव ने कालिंदी को गाड़ी लेकर दाई माँ के साथ जाने को कहा। तभी 4-5 गाड़ियाँ वहाँ आ गईं। कालिंदी ने जब उसमें शेर सिंह को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वो इस इलाके का सबसे खूंखार डाकू था जिसे राजा साहब ने मारने का इनाम दे रखा था और इस वक्त उसका यहाँ आना उसे समझ आ गया था। उसने दाई माँ से कहा, दाई माँ इसे लेकर वापस एयरपोर्ट चली जाए। अगर मुझे कुछ हो जाए और अगर मैं और ये वापस ना आए तो भैया से बोल देना कि कार एक्सीडेंट हो गया था, पर उन्हें ये सच मत बताना। मैं नहीं चाहती भैया यहाँ आए, आप समझ रही हैं ना? जाइए इसे लेकर। दाई माँ ने आंखों में आंसू लिए उससे कहा, बहू रानी आप सबको छोड़ के कैसे चले जाऊँ? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है दाई माँ, इसकी जान बचानी जरूरी है। आप प्लीज़ इसे लेकर किसी भी तरह यहाँ से निकल जाएं और ये गन रखें। इन दोनों में गोलियाँ हैं। जो भी आप तक आने की कोशिश करे उसे बिना झिझक के मार डालना, पर खुद को और बच्चे को कुछ मत होने देना। अब जाएं आप। उसके ऐसे कहने पर दाई माँ धीरे से उतर के दूसरी गाड़ी में बैठ गई और उस गाड़ी को लेकर वहाँ से निकली। राघव ने सबका ध्यान फायरिंग करके अपनी तरफ किया। दाई माँ बच्चे को लेकर जा चुकी थी। कालिंदी से राघव ने कहा, कालिंदी आपके पापा आराम से खड़े, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है। ऐसा क्यों? ये सुनते ही कालिंदी ने भी इस बात पर ध्यान दिया। वो गाड़ी से राघव के साथ उतरी और आगे बढ़ने लगी। तभी जयचंद ने शेर सिंह से कहा, तुमने भाई साहब को मार डाला, हमारे बड़े भैया को? हमने तुमसे कहा था कि इन्हें मारना नहीं मारना था, इन्हें बस जख्मी करना था और मेरे बेटे को उनके सामने उस तख्त पर बैठाना था। ये सुनते कालिंदी और राघव दोनों ही शॉक्ड हो गए। कालिंदी ने उसे देखते हुए हैरान नजरों से कहा, पापा आपने किया ये सब? आपने कराया ये सब? बड़े पापा को आपने मरवाया? पर क्यों पापा? तब तक बीच में शेर सिंह बोला, राजकुमारी अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो महल में शुरू हो चुका होगा। जो वीर साहब ने किया है
यहाँ पर हम इन्हें मार डालें, वहाँ वो उन दोनों राजकुमारियों को और रानी जी को मार डालेंगे, और वहाँ विदेश में आपका छोटा भाई भी मारा गया। बस फिर क्या, गद्दी उनकी और मैं उनके साथ उस महल में राज करूँगा। उसकी बात पर जयचंद ने कहा, चुप करो तुम। देखो बेटा, हम बड़े भाई साहब को मारना नहीं चाहते थे, हम कभी उन्हें नहीं मारना चाहते थे। आखिर वो मेरे बड़े भाई साहब थे। पर क्या करता, मुझे वीर को गद्दी पर बैठाना था। मैंने उनसे कई बार इस बारे में बात किया, पर वो ना जाने क्यों नहीं माने। उन्होंने कहा उस पर पहले तुम्हारा, फिर नंदिनी का, फिर वीर का हक है। अब मैं कैसे किसी और को गद्दी पर बैठते देखता, इसलिए मैं चाहता था उन्हें घायल किया जाए बस, पर इसने उन्हें मार डाला। कालिंदी ये सुनकर उससे बोली, मतलब आप मुझे इसलिए यहाँ आने से रोक रहे थे, आप इसलिए चाहते थे कि मैं यहाँ नहीं आऊँ। जयचंद ने उससे कहा, हाँ, इसीलिए मना कर रहा था कि तुम यहाँ मत आओ। अब मुझे तुम्हें भी ख़त्म करना होगा, क्योंकि अब तुम दोनों को सब कुछ पता चल गया है। उसके बाद उस दाई माँ को ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे बच्चे को। उसके बाद वीर को वो गद्दी मिल जाएगी। माफ़ कर देना बेटा। कालिंदी ने गुस्से में कहा, कैसे इंसान हैं आप? आपको जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? आपने खुद के बड़े भाई, यहाँ तक कि अपनी खुद की बेटी को मारने के लिए हाथ उठा लिया। कैसे पिता हैं आप? कैसे आपका कलेजा ये सब करने को कह दिया पिताजी? एक गद्दी के लिए आप सबकी जान लेने चल दिए। कैसे पिताजी हैं? जयचंद ने कहा, मैं किसी को नहीं मार सकता। ये मारेगा, मैं तो बस खड़ा हूँ। मैं कैसे तुम्हें मार सकता हूँ कालिंदी? तुम तो मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कैसे दर्द दे सकता हूँ? वो इतना बोल ही रहा था कि तभी एक गोली आई और राघव के सीने में लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी कुछ कर ही नहीं पाया। कालिंदी की तो आंखें ही फैल गईं। राघव घुटने पर बैठ गया। शेर सिंह ने कहा, अब बात बंद, बहुत हो गई बात, अब थोड़ा खेल लें। इतना बोलना ही था कि कालिंदी ने वहाँ पड़ी एक तलवार को उठा के बोला, शेर सिंह, तुमने बहुत गलत जगह आकर जंग शुरू कर दी है। मुझे नहीं पता मैं तुझे मार पाऊंगी या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि तुम इसी धरती पर मरोगे, और वो भी मेरे खानदान के हाथों। ये बोलकर उसने राघव को उठाया और अपने आदमियों को इशारा किया कि गोली चलाएं। उसके आदमी इशारा पाते ही गोली चलाने लगे। कालिंदी ने राघव को गाड़ी के पीछे बैठाया और उससे बोली, हमें माफ़ कर दे राघव, हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, माफ़ कर दे हमें। राघव ने उससे दर्द में कहा, कालिंदी, आप माफ़ी मत मांगे, मौत को कोई नहीं रोक सकता। आप एक काम करें, जाएं महल और वहाँ जाकर बाकी सबको देखें, शायद उन्हें बचा सको आप। मैं यहाँ इन सबको रोकता हूँ, बचा तो मुलाकात करूँगा, अब निकलो यहाँ से। ये कहते हुए उसने अपनी गन ली और कालिंदी को गाड़ी की तरफ जाने को कहा। कालिंदी उसके माथे को चूमकर तलवार हाथ में लिए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो कुछ लोगों ने उसे आकर घेर लिया। राघव पीछे दूसरे लोगों को रोकने में लगा था। कालिंदी ने तलवार को कस के हाथ में पकड़ा और उसे ऐसे चला रही थी जैसे उसके लिए आम बात हो। उसने देखते देखते 5 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। कालिंदी आगे बढ़ने लगी तो किसने उस पर और राघव पर तलवार से वार किया। एक तो शेर सिंह था जिसने राघव पर वार किया था, और कालिंदी पर शेर सिंह के आदमी ने। शेर सिंह ने राघव को मार दिया था। कालिंदी ने अपने सामने अपने प्यार को मरते हुए देखा था। उसने अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए जिसने उसे मारा था उसे मार डाला था, और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। शेर सिंह ने उसे बालों से पकड़ा और गोलियां उसके पेट में उतार दिया। शेर सिंह पूरा खून से लथपथ था। जयचंद को देखकर उसने कहा, चलो अब महल भी देख लें। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठा और जयचंद के साथ महल जाने लगा। इधर महल में नंदिनी दोनों ही कालिंदी के कमरे को सजा रही थी। उसके कमरे में छोटा सा पालना रखा था, वो भी चांदी का था। तभी गायत्री और सुलोचना भागते हुए अंदर आए। उन्हें देखकर दोनों खड़ी हो गईं। गायत्री ने उन दोनों से कहा, बेटा, एक आदमी आया है, उसने बताया है कि शेर सिंह ने आपके पापा, दीदी और जीजा को मार डाला है, और इन सब में जयचंद और वीर का हाथ है। महल पर भी हमला होने वाला है, इससे पहले कुछ गलत हो आप दोनों। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी एक खंजर आकर उनके पीठ पर लगा, जिसे देखकर सुलोचना चिल्लाई, दीदी दीदी। ये कहते हुए उसने उसे पकड़ा। उन्होंने देखा 4-5 लोग अंदर आ रहे थे। सुलोचना ने नंदिनी और रागिनी से कहा, बेटा उठाओ तलवार, वरना आज कोई नहीं बचेगा। उसके इतना कहते ही दीवार में लगी तलवार को दोनों निकाल के सामने खड़ी हो गईं। दोनों ने कुछ वक्त में ही सबको मार दिया।
पर वो और ज़्यादा थे। नंदिनी ने जाकर दरवाज़ा बंद किया और गायत्री जी के पास आई। उनका सर अपनी गोद में लेकर वो रोते हुए बोली, माँ प्लीज़ हमारा साथ मत छोड़ना, प्लीज़ माँ, आप प्लीज़ हमें मत छोड़ना। गायत्री ने उसका हाथ पकड़ के कहा, आपको रागिनी का ख्याल रखना होगा, इसे लेकर इस महल से दूर चली जाओ नंदिनी, और खुद को कमज़ोर मत समझना। आप सब सूर्यवंश की लड़कियां हैं। आप अगर आपके हाथ प्यार के लिए उठ सकते हैं तो दुश्मनों को मारने में झिझकते भी नहीं हैं। इसलिए ये जंग अब आप दोनों को ही, इस महल से दूर जाएं आप दोनों। सुलोचना, मेरी बेटियों को बचा लेना, इन्हें कुछ मत होने देना। ये कहते ही उसने एक लंबी सांस ली और वो दोबारा कुछ नहीं बोल सकी। गायत्री जी उन दोनों को छोड़ के जा चुकी थी। सुलोचना ने उसका हाथ पकड़ के कहा, वादा करती हूँ दीदी, आपकी बेटियों को कुछ नहीं होने देंगी, कुछ भी नहीं। नंदिनी और रागिनी दोनों ही रोए जा रही थी। तभी सुलोचना ने देखा कि दरवाज़ा टूटने वाला है और सब अंदर आने वाले हैं। उसने दोनों से कहा, बेटा आप दोनों देर मत करो, यहाँ से जाएं, प्लीज़ उठें और निकलें। नंदिनी की आंखों में गुस्सा था। तभी सब दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गए। उनमें से एक ने कहा, आज इन दोनों को मार डालना है, बस इन्हें छोड़ देना। उनके ये बोलना ही था कि नंदिनी ने रागिनी की तरफ देखा। दोनों ने अपनी तलवार लिया और सब के सामने खड़े आदमियों के सर को एक बार में काट दिया। उनके खून के छींटे उनके चेहरे और कपड़ों पर गिरे गए थे, जिसे देखकर बाकी सब डर गए। ये देखकर सुलोचना भी डर गई थी। उन दोनों बहनों ने गुस्से भरी लाल आंखों से उन्हें देखा और नंदिनी ने कहा, बहुत गलत किया यहाँ आकर। ये कहते हुए रागिनी के साथ उनसे लड़ने लगी। वो दोनों ही उन्हें एक बार में सीधा मार रही थी। आज उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो दया भावना वाली लड़की नहीं बल्कि काली का रूप ले चुकी थी। दोनों मारते हुए सबको जब हाल में आए तो देखा सारे गार्ड्स लड़ रहे थे। सुलोचना उन दोनों के पीछे आ रही थी। नंदिनी और रागिनी दोनों ही खून से लथपथ थी। इस वक्त उन्हें कोई देख लेता अगर तो डर से कांप जाता। उन दोनों ने हाल को खून का समुद्र बना दिया था। जब कोई नहीं बचा तो सुलोचना ने कहा, नंदिनी, रागिनी, प्लीज़ बेटा, आप दोनों से विनती है मेरी, चली जाओ यहाँ से। आप दोनों प्लीज़ यहाँ से जाओ, बहुत आदमी है बाहर, आप दोनों सबसे नहीं लड़ पाओगे। आप दोनों अपनी जान बचा लो। एक बेटी खो चुकी हूँ पर मैं आप दोनों को नहीं खो सकती। ये कहते हुए वो दोनों का हाथ पकड़कर एक गुप्त दरवाजे के पास आई और काका से बोली, काका आप इन्हें लेकर यहाँ से चले जाइए और इन्हें रियासत से बाहर छोड़ आएं। ये कहते हुए उन्होंने कुछ कागजात काका को दिया और नंदिनी से बोली, ये कागजात आपको हमेशा अपने पास रखना है, इसे किसी के हाथ लगने मत देना, क्योंकि इसकी वजह से वीर कभी इस गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। आप अब जाएं। उसने दोनों को वहाँ से भेज दिया था और तभी वहाँ वीर आया। सुलोचना ने नंदिनी और रागिनी को काका के साथ महल से भेज दिया था। वीर जब महल में अपने आदमियों के साथ अंदर आया तो उसने देखा हर तरफ खून था और हर तरफ लाशें पड़ी थी। तभी उसके सामने सुलोचना आकर खड़ी हुई। उसे देखकर वीर की नज़रें झुक गई थी। सुलोचना उसे देखकर बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं एक जंगली बेहिसे दरिंदे को जन्म दे रही हूँ, वरना मैं तुझे अपनी कोख में ही मार डालती। ऐसे बेटे से तो मैं बिना बेटे की माँ ही ठीक थी। क्या मिला तुम्हें वीर ये सब करके? देख रहे हो इन महलों की दीवारों को, ये कभी चमका करती थी, आज ये खून से नहाई हुई हैं, हर तरफ चीखें हैं और लाशें हैं। वीर, तुमने अपने पाप का घड़ा बहुत भर लिया है, शायद अब तुम्हारे अंत का वक्त आ गया है। इस पर वीर ने हंसते हुए कहा, कौन मारेगा मुझे माँ? मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सिर्फ पापा और आप बचे हैं। मैंने सबको मार डाला, यहाँ तक कि सिवाय को भी किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं किसी को इस महल में नहीं देखना चाहता हूँ। आपसे और पिताजी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आप दोनों को कुछ नहीं कर सकता। आप दोनों मेरे साथ यहीं रहें। ये गद्दी, ये महल आज से मेरा हुआ, यहाँ का राजा आज से मैं हूँ। वीर सिंह सिसोदिया है। नहीं वीर, अभी भी इस महल को और इस गद्दी को तुम नहीं पा सकते, क्योंकि इसके दो दावेदार अभी भी जिंदा हैं और तुम्हारी हैवानियत से दूर जा चुके हैं। और मत भूलो, इस महल में जो हिस्सा था वो नंदिनी और रागिनी का भी है। और इस गद्दी पर भाई साहब ने कालिंदी के बाद नंदिनी को बैठाने के लिए जो कागजात दिए थे वो भी अभी तक नंदिनी के पास है। आप हार गए बेटा, ये गद्दी अभी आपकी है, पर एक वक्त आएगा जब मेरी बेटियां वापस आएंगी और तुम जैसे हैवान से गद्दी लेंगी और दीदी, भाई साहब, बाकी सबकी मौत का बदला लेंगे। मुझे कीर्ति की बोली बात सच होती नजर आ रही है। ये कहते हुए वो गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी।
वीर ने उसे देखते हुए अपने आदमियों से कहा, जाओ और दोनों राजकुमारियों को मार के पेपर्स लेकर आओ और उन दोनों का सर मेरे लिए तोहफे में लाना। मैं दोनों को मरा हुआ मुंह देखना चाहता हूँ। अब जाओ। उसके ये बोलती ही सुलोचना उसे गुस्से और नम आंखों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कोख से ऐसी औलाद भी पैदा हो सकती है जिसने पूरे महल को जंग का मैदान बना दिया और खून से होली खेली है। वो अपने नसीब को कोस रही थी। वीर के आदमी नंदिनी और रागिनी को मारने के लिए निकल गए थे। इधर काका उन्हें गुप्त मार्ग से निकाल के जंगल की तरफ ले आए थे। उन्होंने उसे देखकर कहा, राजकुमारी, यहाँ से सीधे चलते हुए आपको सड़क मिलेगी। वहाँ पर कुछ आदमी खड़े होंगे, वो आपको गाड़ी दे देंगे। आप निकल जाना यहाँ से दूर। और ये फ़ोन है, मैंने आपको ये फ़ोन इसलिए दिया है क्योंकि इस फ़ोन से आपको कोई खोज नहीं पाएगा। हम आपको इसी फ़ोन से कॉल करेंगे। अब जाएं, और एक बात, हो सके तो आप वापस मत आना यहाँ। खुद की और छोटी राजकुमारी की हिफाजत करना, छोटी रानी की फिक्र मत करना, उनके लिए हम हैं। अब जाएं आप। ये कहते हुए उसने कागजात, फ़ोन और 2 गन उन दोनों को दे दिया और एक पैसों से भरा बैग भी। नंदिनी उसे देख हाथ जोड़ के वहाँ से रागिनी का हाथ पकड़े, कमर में गन लगाए और हाथ में तलवार लिए वहाँ से जाने लगी। काका वापस दूसरे रास्ते से महल चले गए। नंदिनी रागिनी का हाथ पकड़ के जंगल में सीधी चली जा रही थी। उसके आंखों में आंसू थे, सीने में दर्द था, पर कदम उसके रुक नहीं रहे थे। वो जंगल से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वीर के भेजे 10-12 आदमी वहाँ आ गए। उन्होंने उन दोनों को घेर लिया था। नंदिनी ने उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देख कर कहा, लगता है यहाँ तुम्हें तुम्हारी मौत लेकर आई है। मैं भी आज किसी को माफ़ करने की हालत में नहीं हूँ, तो उठाओ तलवार और लड़ो। ये कहते हुए नंदिनी ने अपनी तलवार ली और रागिनी ने अपनी बंदूक। दोनों पर जब वार हुआ तो दोनों ने उन सबसे बहुत बहादुरी से लड़ा। दोनों ने ज़मीन पर देखा तो लाशें पड़ी थी और हरी घास अब लाल हो चुकी थी। नंदिनी ने रागिनी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। दोनों जब सड़क के पास पहुंची तो देखा वहां काका के आदमी खड़े हैं। उन आदमियों ने जब दोनों को देखा तो एक वक्त के लिए डर गए। रागिनी ने हाथ आगे किया तो उनमें से एक ने डरते हुए लाकर कार की चाबी और 2 एयर टिकट उसे थमा दिया और उनसे बोला, आप सब यहाँ से सीधे दिल्ली चले जाएं और वहाँ से जहाँ ठीक लगे, पर दिल्ली में मत रुकिएगा क्योंकि सबको पता है आप वहाँ ज़रूर जाएंगी। अब निकलें आप दोनों। रागिनी नंदिनी के साथ गाड़ी में बैठ गई और वहाँ से निकल गई। इधर जब जयचंद और शेर सिंह महल पहुँचे तो उन्होंने महल का नज़ारा देखा, जहाँ महल खून की होली खेल चुका था। सुलोचना ने जयचंद को देखते हुए कहा, आज ये सब देखकर आप खुश तो होंगे ना? क्यों साहब, क्यों किया आपने ये सब? सिर्फ गद्दी के लिए? सिर्फ एक गद्दी के लिए? आपने अपने भाई भाभी, अपने बेटे बेटी, उसके पति, यहाँ तक कि हमारे अर्जुन को भी मार डाला आपने। उस छोटे से बच्चे की क्या गलती थी साहब? कैसे पिता हैं आप? आपका ज़मीर आपको एक बार भी धिक्कारा नहीं? एक बार भी आपके सीने से आह नहीं निकली? एक बार भी आपका दिल पसीजा नहीं उन सबको मारते वक्त? ये महल एक वक्त हंसी की आवाज़ों से गूंजता था, आज यहाँ सबकी मौत की चीखें सुनाई दे रही हैं। कैसे इंसान हैं आप? आज से आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं ये महल आप सबको छोड़ के जा रही हूँ। आज के बाद इस महल में मैं कदम भी नहीं रखूँगी। ये बोलकर वो जाने लगी तो वीर ने कहा, नहीं माँ, आपको जाने का अधिकार हम नहीं देते, आप यहीं रहेंगी। ले जाओ इन्हें इनके कमरे में। उसके ये बोलने पर कुछ आदमी सुलोचना को पकड़ के ज़बरदस्ती कमरे में ले गए। वीर का अब महल पर राज हो गया था। उसने पूरे महल को अपने कब्जे में ले लिया, पर असलियत में वो अभी तक राजा नहीं था क्योंकि उसे कागजात नहीं मिले थे और न ही रागिनी और नंदिनी ही उसके हाथ लगे थे। दोनों ही उससे दूर चली गई थी। काका जब वापस महल आए और सुलोचना से मिले तो उन्होंने उसे बताया कि वो दोनों सही सलामत चली गईं और उससे ये भी कहा कि वो इस महल में रहें ताकि नंदिनी और रागिनी को बचा सकें। जब जब वक्त आए उसकी बात मान के सुलोचना ने महल में रहना ही ठीक समझा और वो उसी महल में रहने लगी। प्रेजेंट डे। रागिनी ने रुद्र और इस लोक को सब बता दिया था। रुद्र ने नंदिनी से और रागिनी से कहा, आपकी बहन का नाम कालिंदी था और उनके पति का नाम राघव? उसके ये बोलने पर नंदिनी ने कहा, जी, वो यहीं शिमला में रहती थी। हम उनके ही घर वालों से मिलना चाहते थे, पर जीजा जी घर वालों के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था और उनका पूरा नाम भी हम नहीं जानते थे। हमें पता चला था
हमारा छोटा सा अर्जुन शायद जिंदा है, पर बहुत खोजने पर जब कुछ पता नहीं चला तो हमने खोजना बंद कर दिया। रुद्र ने अपने फ़ोन को निकाल के उसमें एक तस्वीर निकाल के दिखाते हुए कहा, क्या यही है आपकी दीदी? वो दोनों तस्वीर देखकर बोली, हाँ यही हमारी दीदी हैं। लेकिन आप कैसे जानते हैं इन्हें? रुद्र ने कहा, क्योंकि ये मेरी भाभी हैं। मुझे लगा इनका कार एक्सीडेंट हुआ था, पर आज पता चला कि उन्हें मारा गया था। नंदिनी ने उसे देखते हुए कहा, मतलब साहिल हमारी दीदी का बेटा हम सबका अर्जुन है, मतलब वो हमारा भतीजा है। ये कहते हुए वो बिस्तर से उठी और साहिल के सामने घुटने पर बैठ के उसे चूमने लगी। उसने उसे गले से लगा लिया। रागिनी ने साहिल को अपनी गोद में उठा के कहा, छोटे माफिया, तुम तो हमारे अपने निकले। ये बोलकर उसने उसे गले से लगा लिया। काका ने नंदिनी और रागिनी को देखकर कहा, राजकुमारी आप दोनों अब जरा संभल के रहना, क्योंकि शेर सिंह गुस्से में गया है यहाँ से और वो वापस ज़रूर आएगा। और ये बात उससे छुपा के रखें कि कालिंदी बिटिया का बेटा जिंदा है। अगर उस हैवान को पता चला तो कहीं उसे मार न डाले, इसलिए उनके बारे में किसी को ना बताएं। रुद्र ने उन्हें देखते हुए कहा, काका भूल जाएं कि साहिल के पास कोई आ सकता है या उसे कोई छू भी सकता है। ये सोच भी ले कोई, मैं उसे ऐसी मौत दूंगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब साहिल और इन दोनों की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपसे वादा करते हैं इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। काका ने उसे देखकर कहा, तो ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं। हमें महल वापस पहुँचना है और मालकिन को सब ठीक है इसकी खबर भी देना है, इसलिए हम निकलते हैं। जाने से पहले वो साहिल के पास आए और अपने गले में पहना सूर्य की लॉकेट वाला चैन उतार के उसके गले में पहनाते हुए बोले, ये आपके लिए छोटे कुंवर सा, आप हमारी रियासत के सबसे पहले वंश हैं, इसलिए अपने बूढ़े काका नाना की तरफ से आपके लिए सदा खुश रहो। काका उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। रुद्र ने नंदिनी और रागिनी से कहा, आप दोनों हमारे साथ इस वक्त घर चलें। हमारे अकेले इस हालत में रहना ठीक नहीं होगा। आप दोनों साथ रहेंगी तो ठीक रहेगा, इससे आप साहिल के साथ वक्त भी बिता पाएंगी। रागिनी ने उसकी बात पर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो मंजूर है। क्या बोलती हो दीदी? नंदिनी साहिल को देखकर हाँ बोल दिया। रुद्र सबको लेकर घर आ गया था। उसने नौकरों से कहकर गेस्ट रूम ठीक करने को कहा। नंदिनी साहिल को अपनी गोद में लिए बैठी थी। रुद्र उसे बहुत प्यार से देख रहा था। इस लोक ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, साले ऐसे मत देख, नज़र लग जाएगी लड़की को। वैसे भी अब वो यहीं है तो आराम से देख लेना। अभी उसे आराम करने का बोल। दोनों की हालत देख ऐसा लगता है जैसे कहीं होली खेल के आई हूँ। चल जाकर बोल। वो दोनों उन दोनों के पास आए और इस लोक ने कहा, नंदिनी जी आप दोनों फ्रेश हो जाएं और आ जाएं तो खाना साथ में खाते हैं। नंदिनी ने दोनों को देखते हुए कहा, पर हमारे पास कपड़े नहीं है तो। उसके ये कहते ही रुद्र ने एक नौकर को बुलाया और उससे बोला, जाओ भाभी की अलमारी से 2 साड़ियाँ निकाल कर लाओ और इन्हें दे दो। ये बोलकर वो साहिल को नंदिनी की गोद से उठा के अपने साथ अपने कमरे में ले गया। नंदिनी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। वो उसे गुस्से में जाते हुए देख रही थी। क्या करेगा अब रुद्र, ये जानकर कि उसके भाई और भाभी को मारा गया था। क्या रुद्र और नंदिनी में दूरियां कम होगी या नहीं, जानने के लिए सुनिए अगला भाग।